फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है टॉपिक नंबर 2.5 काइनेटिक थ्योरी एंड आइडियल गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी एंड आइडियल गैसेस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने पहले भी देखा था कि हमारे पास दो टाइप की अप्रोचेज होती हैं। हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है और एक हमारे पास क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसको हमने पहले डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। अगर हम अब हम जनरली एक बात करते हैं सिंपल वर्ड्स में, अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मैक्रोस्कोपिक जो होती है ये ए है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होती है ये डील करती है विद द स्टडी ऑफ लार्जर पार्टिकल्स। ये टीनी पार्टिकल्स के साथ डील नहीं करती। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, मतलब सिस्टम के ओवरऑल हम नेचर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक प्रेशर होती है ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल की मूवमेंट को एक्सप्लेन करती हैं। तो ये हमारे पास सिंगल पार्टिकल को या टीनी पार्टिकल को स्टडी को मूव करती है। तो हमारे पास जो थर्मोडायनामिक्स है ना, थर्मोडायनामिक्स डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है और हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। इसका ये मतलब है कि थर्मोडायनामिक्स क्या है हमें ये नहीं बताती। अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, लेट्स सपोज हमने एक कंटेनर लिया और इसमें हमारे पास क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब उसमें हमारे पास ये हर इस गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट या उसके बिहेवियर के बारे में अलग से नहीं बताएगी। इस गैस मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में अलग से नहीं बताएगी, बल्कि ये एक एवरेज मूवमेंट बताएगी, एवरेज बिहेवियर के बारे में बताएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है या ये जो अप्रोच है एवरेजिंग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम काइनेटिक थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, कोई कंसीडर an approach to average is called kinetic theory। मतलब ये जो हम किसी एक या दो से ज़्यादा मतलब बिहेवियर स्टडी करते हैं किसी एक पार्टिकल का या एक मॉलिक्यूल का, हम बिहेवियर स्टडी करते हैं और उसे अप्लाई कर देते हैं पूरे गैस कंटेनर पे, या ओवरऑल हम अप्लाई कर देते हैं कि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के अंदर इस एक गैस मॉलिक्यूल का ये बिहेवियर है तो बाकियों का भी ऐसा ही होना चाहिए। ये जो हमारे पास एवरेज करने की अप्रोच है ना, इसे हम कहते हैं ये हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, हम काइनेटिक थ्योरी हमारे पास क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें 1873 में काइनेटिक थ्योरी को प्रपोज्ड किया गया और इसकी इम्पोर्टेंस अगर काइनेटिक थ्योरी की हम इम्पोर्टेंस देखें तो इसकी इम्पोर्टेंस वैसे ही है बिल्कुल जैसे साइंस में डिस्कवरी ऑफ एटम की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ने हमें ये बताया था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। ये जो सबसे बड़ी बात काइनेटिक थ्योरी ने हमें बताई, काइनेटिक थ्योरी ने हमें ये बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ठीक है, और इसकी वजह से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना मॉलिक्यूल्स की
वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ या इनकी बिहेवियर क्या होते हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि ये गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर हम इनकी एग्जांपल ले लें, कॉन्स्टेंटली मूव करें, जब ये मूव करें होंगे तो जाहिर सी बात है ये अपने इर्द गिर्द वाले मॉलिक्यूल्स के साथ और वॉल्स के साथ क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे और इसकी वजह से इनका क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। ठीक है, अब हम ये फॉरवर्ड किसने की थी, काइनेटिक थ्योरी फॉरवर्ड की थी 17th और 19th सेंचुरी में। काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, इनकी कंट्रीब्यूशंस से थी, जैसे इसमें हमारे पास कौन कौन से बॉयल्स है, बर्नौली है, जोल है, क्रॉनिंग है, क्लॉसिस है, मैक्सवेल है, ये की थी इन बहुत सारे साइंटिस्ट के। और हमारे पास एक और बोल्ट्जमैन है। इन बहुत सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से काइनेटिक थ्योरी को फॉरवर्ड किया गया और काइनेटिक थ्योरी जो है ये हमारे पास इससे पहले जितने भी लॉज आए, जैसे हमारे पास बॉयल्स लॉ आया, हमारे पास चार्ल्स लॉ आया और हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ आया, मतलब काइनेटिक थ्योरी से पहले जितने भी लॉज को फॉरवर्ड किए गए थे, काइनेटिक थ्योरी उन तमाम लॉज को ओबे भी करती है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी है उसने हमें ये बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं। हालांकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है जिसकी वजह से वो आपस में बाउंड होते हैं। ठीक है, तो इसका अगर वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में है, तो इसका मतलब उनके दरमियान उनके दरमियान कोई किसी किस्म की कोई बॉन्ड नहीं है, किसी तरह की कोई फोर्स नहीं है जो उनको बॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो ऐसा हमारे पास कब होता है, ऐसा हमारे पास आइडियल गैसेस के फॉर्म में होता है। आइडियल गैसेस में ये एक अजम्पशन है कि आइडियल गैसेस किसी भी लिहाज से बॉन्ड नहीं होती, मतलब उनमें कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती जो मॉलिक्यूल्स को आपस में बॉन्ड रखा हुआ होती है। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी जो है वो 100% वैलिड है ऑन आइडियल गैसेस। ठीक है, आइडियल गैसेस क्या होती हैं, हमारे पास आइडियल गैसेस ये होती हैं कि हम जो रियल गैसेस होती हैं वो लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी पे बिहेव करती हैं एज अ आइडियल गैस, और ये ओबे करती हैं गैस लॉज को अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर में हमारे पास क्या आ जाता है, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वो हमारे पास चार्ल्स लॉ होता है, और जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, बॉयल्स लॉ होता है। तो आइडियल गैसेस क्या होती हैं, ये गैस लॉज को भी ओबे करती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास आइडियल गैसेस की। इसमें हमारे पास है कि वही मैंने अभी जो आपको बात बता दी कि आइडियल गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स विच आर इन रैंडम मोशन एंड ऑब्वियस न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लार्ज मॉलिक्यूल, वही वो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में होते हैं, तो इस वजह से उनका मोमेंटम क्या होता है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र होता रहता है मोमेंटम। जब वो इस वजह से वो वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे या पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उस कोलिशन के दौरान क्या होता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमारे पास जो आइडियल गैसेस का वॉल्यूम होता है ना, ये बहुत थोड़े से, मतलब जैसे ये है ना, इसको हम कंप्रेस करके बिल्कुल थोड़े से वॉल्यूम में भी ऑक्यूपाई करवा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जो आइडियल गैसेस का वॉल्यूम होता है ना वो हमारे पास नेग्लिजिबल स्मॉल होता है। ठीक है, और ये वही बात, नो फोर्स एक्ट ऑन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ कोलिजन, अभी हमने ये बात डिस्कस की। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल गैसेस है। फिर उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है, या हम कह लेते हैं वो हमारे पास क्या है, आइडियल गैस लॉ है। ठीक है, अब आइडियल गैस लॉ क्या है, ये हमारे पास जो हमारे पास तीन मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना किसी भी चीज़ की, जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया या टेम्परेचर, इन डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो आइडियल गैस क्या है, वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में रिलेशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है,
रिलेशन बिटवीन थ्री पैरामीटर्स, बिटवीन थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कह लें, रिलेशन बिटवीन पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये एक इसमें उन्होंने कंडीशन लगा दी कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, या हम आइडियल गैस लॉ भी कहते हैं। आप लोगों ने आइडियल गैस लॉ पहले पढ़ा हुआ है कि आइडियल गैस लॉ हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो आइडियल गैस लॉ में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इससे पहले चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को। आइडियल गैस लॉ या इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आइडियल हम सबसे पहले इसके लिए कंसिडर करते हैं कि हम लोगों ने एक कंटेनर लिया है जिसमें हम लोगों ने गैस फिल किया और उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास n है और इसका कुछ ना कुछ प्रेशर है और कुछ ना कुछ टेम्परेचर है जो कि T है। ठीक है, तो अगर हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और टेम्परेचर हमारे पास क्या रहेगा इसके लिए, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो वॉल्यूम क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे वॉल्यूम उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, चेंज हो रहा होगा, तो बॉयल्स लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल ही नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमें क्या डिफाइन करता है, चार्ल्स लॉ हमें बताता है कि वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर हम क्या करें, प्रेशर को कांस्टेंट रखें। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम के इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ आपको याद होगा, बस ये बहुत सिंपल है। इसमें वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, एंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। और ये एक कॉमन सी बात है कि अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। और इस केस में हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, दोनों कांस्टेंट होंगे। अब जैसे है कि हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन हमारे पास इसका अगर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास देखें तो वो हमारे पास डिफरेंट होता है 16 8, और हम हीलियम को देख लें 4 2। अगर हम इन दोनों के वॉल्यूम हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर है और ये भी हमारे पास 1 क्यूबिक मीटर है, तो उस केस में इन दोनों का जो नंबर ऑफ़ गैसेस होंगे या इनके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे या वॉल्यूम होगा, वो हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेम होंगे। अगर इसमें 1 मोल है 1 क्यूबिक मीटर में, तो इसके भी कितने होंगे, इतने ही होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू NT/P। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, NT/P। कांस्टेंट की जगह हम क्या करते हैं, R यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास फेमस आइडियल गैस लॉ आ गया, V इजिकल टू NRT/P। ये हमने पिछली उस लेक्चर में भी यूज़ की थी। ठीक है, ये हमारे पास इधर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा PV इजिकल टू NRT, और R हमारे पास क्या है, R हमारे पास यूनिवर्सल और मोलर गैस कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडियल गैस लॉ या इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई। ये लॉ हमें यही बताता है, ये आइडियल गैसेस पर अप्लीकेबल होता है। ये हमें यही बताता है कि हमारे पास जो रियल गैसेस है ना, वो लो डेंसिटी
pressure and high temperature. Real gases at low densities, pressure and high temperature behave as ideal gases. ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम 2.7 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रॉपरली प्रेशर ऑफ गैस और इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।